स्टोरीज हाउस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहनी। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं डॉक्टर राजीव गुप्ता जी की लिखी एक हृदय स्पर्शी कहानी, जिसका शीर्षक है मीनाक्षी। पोस्टमैन। आवाज लगाकर पोस्टमैन एक लिफाफा दरवाजे के नीचे से खिसका गया। उसी के साथ दोनों बच्चे दरवाजे की तरफ भागे, फिर हांफते हांफते आकर बताया कि दिल्ली वाली बुआ की राखी है। दोनों लिफाफा फाड़कर राखी देखने लगे और मैं उसमें रखा पत्र पढ़ने लगा, जो मीनाक्षी ने मुझे लिखा था। पत्र में ऐसा कुछ खास नहीं लिखा था, बस अपनी कुशलता के बारे में लिखा था। मेरे बच्चों व पत्नी के बारे में पूछताछ की थी और आग्रह किया था कि अपनी छोटी बहन को याद करके रक्षाबंधन वाले दिन अपनी कलाई पर यह राखी जरूर बांध लेना, और उलाहना भी दिया था कि बहुत दिनों से घर नहीं आए। उसे सब पता है कि इस बीच आपके दिल्ली के कई चक्कर लग चुके हैं। भाभी से फोन पर बात होती रहती है, उन्हीं से सब कुछ मालूम पड़ता रहता है। पढ़कर मुझे हंसी आई। मन ही मन मैंने सोचा, वाह बहना, बहाना बनाने का तो अब कोई रास्ता ही नहीं बचा है। रक्षाबंधन हो और मीनाक्षी की राखी न आए, इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। मीनाक्षी मेरी मुंहबोली बहन थी, बल्कि यूं कहिए कि मैं उसका मुंहबोला भाई था। लेकिन वो मुझसे सगी बहन सी आत्मीयता रखती थी। इतने बरसों में न जाने कितनी बार सधिकार मेरे घर में आ चुकी थी। फोन करके हम सबका हालचाल लेती रहती। घर में कोई खास बात हो और उसे न बुलाया जाए तो रूठ जाती। कहती, आपने इस अवसर पर दीदी को बुलाया, पर मुझे एक फोन तक नहीं किया। भैया, मैं क्या आपकी बहन नहीं हूँ? आखिरकार हम सबने उसे अपनी बहन मान ही लिया। मेरी सगी बहन हंस कर कहती, देख, जब छोटी को इतना बुरा लगता है तो तू मेरे साथ ही साथ उसे भी बुला लिया कर। वाह, तुझे तो मुफ्त में ही एक छोटी बहन भी मिल गई है। सच तो ये था कि मुझे भी उसका अपने घर आना जाना अच्छा लगता है। मेरी अपनी इस छोटी बहन मीनाक्षी से जान पहचान भी कुछ अजीब सी परिस्थितियों में ही हुई थी। ये किस्सा मेरे घर का हर सदस्य न जाने कितनी बार मुझसे सुन चुका है। बच्चे मुझसे अब भी अक्सर कहते, पापा वो मीनाक्षी बुआ वाला किस्सा सुनाइए न। सचमुच ये किस्सा है ही कुछ ऐसा, जो भी सुन ले हैरान रह जाए। रिश्ते क्या ऐसे जुड़ते हैं? सफर के दौरान क्या हम एक दूसरे के प्रति इतना आत्मीय हो सकते हैं? बात सन 1990 की है। तब मैं अपनी मेडिकल की पढ़ाई करके कॉलेज से निकला ही था। जिला अस्पताल में हाउस जॉब करने के बाद एक अस्पताल में अनुभव प्राप्त करने के वास्ते काम कर रहा था। एक दिन मुझे दिल्ली से अपने दोस्त मुकेश का पत्र मिला कि उसकी शादी तय हो गई है। लड़की दिल्ली की ही है, फला तारीख तक अवश्य आ जाओ। मुकेश ने मेरे साथ ही रहकर डॉक्टरी की पढ़ाई की थी। हम दोनों एक ही कमरा किराए पर लेकर रहा करते थे। 5 साल डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद जब हम लोग बिछड़ने लगे तो आंखों में आंसू आ गए थे। हम लोगों ने तय किया था कि जीवन भर ये दोस्ती बनाए रखेंगे और खास मौक़ों पर एक दूसरे के यहाँ आते जाते रहेंगे। तो उसके घर जाने का ये पहला मौका आ गया था। मैं इसे किसी कीमत पर टाल नहीं सकता था। इसके पहले मैं कभी भी मुकेश के यहाँ नहीं गया था। मैं उसके अलावा उसके घर के किसी भी सदस्य से परिचित नहीं था। 2 साल पहले उसकी छोटी बहन की शादी हुई थी, पर मैं जा नहीं सका था। मुकेश को इस बात का बुरा भी लगा था, मुझे भी बेहद अफसोस हुआ था। पर ठीक उसी तारीख को मेरी ममेरी बहन की शादी थी। वहां पहुंचना अधिक जरूरी था, पर अब मैं यह मौका चूकना नहीं चाहता था, इसलिए फटाफट सारी तैयारियों में जुट गया। शादी ठीक 10 दिन बाद की थी। उन दिनों मोबाइल फोन नहीं थे, लैंडलाइन फोन भी बहुत कम थे, कम से कम मेरे यहाँ तो नहीं था। इसलिए मैं मुकेश को कोई सूचना नहीं दे सका, न तो उसका पत्र प्राप्त होने की और न ही अपने आने की। उन दिनों और आज भी मेरे फर्रुखाबाद से रात में बस एक ही ट्रेन, कालिंदी एक्सप्रेस, दिल्ली जाती आती है। दिल्ली जाते समय उसका नंबर होता है 4723 और दिल्ली से वापस आते समय 4724 होता है। ये ट्रेन कायमगंज, एटा, अलीगढ़, गाजियाबाद होती हुई दिल्ली जाती है। फर्रुखाबाद से दिल्ली जाने वाले अधिकतर मुसाफिर इसी से जाते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए तो ये ट्रेन बहुत ही मुफीद है, क्योंकि वे इससे रात का सफ़र करके दिल्ली जाते हैं, दिन भर वहां खरीदारी करते हैं और अगली रात को फिर इसी से वापस फर्रुखाबाद आ जाते हैं। इससे उनके समय और किराए की बहुत बचत होती है। दिल्ली जाकर मुकेश की शादी में शामिल होने के लिए मुझे भी इसी ट्रेन में रिजर्वेशन करवाना पड़ा था। बड़ी मुश्किल से रिजर्वेशन मिला था। सच कहूं तो ट्रेन में यात्रा करने के लिए मैंने पहली बार रिजर्वेशन करवाया था। हालांकि इससे पहले भी ट्रेन से लंबी लंबी यात्राएं की थी, पर सब की सब बिना रिजर्वेशन के। सच कहूं तो ट्रेन के सामान्य डिब्बे में यात्रा करने में जो मज़ा आता है और तरह तरह के अनुभव होते हैं, वे रिजर्वेशन वाले डिब्बे में बैठकर कभी नहीं हो सकते हैं।
मैंने हरिद्वार के ऋषिकुल स्टेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई की थी। फर्रुखाबाद से हरिद्वार के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं थी। तब मैं शाम को 6 बजे फर्रुखाबाद से बस से शाहजहांपुर जाता। वहां से रात में जनता या दून एक्सप्रेस पकड़कर रात भर का सफर करके सुबह सुबह हरिद्वार पहुंचता। इतना समय और सुविधा ही नहीं होती कि रिजर्वेशन करा पाता। कभी कभी तो भीड़ इस कदर होती कि डिब्बे में घुसना तक मुश्किल हो जाता। एक दो घंटे खड़ा रहना पड़ता। बरेली या किसी अन्य स्टेशन पर जब कोई सवारी उतरती तो बड़ी मुश्किल से बैठने की जगह मिल पाती। उस समय न तो मोबाइल फोन थे और न ही घर बैठे रिजर्वेशन करवाने की सुविधा। पर फिर भी 5 साल तक बिना रिजर्वेशन के ही बड़े मजे से फर्रुखाबाद से हरिद्वार आया जाया था। एक बार तो ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि मुझे मजबूरी में रिजर्वेशन वाले डिब्बे में चढ़ना पड़ा। 1-2 लोग और भी उसमें मजबूरी बस चढ़ आए थे। जाड़े के दिन थे, हम सब लोग सिकुड़े सिकुड़े से खड़े थे। तभी टीटी आकर टिकट चेक करने लगा। मैं बहुत घबराया हुआ था। ऐसा मौका पहले कभी आया ही नहीं था। मेरे आगे वाले सज्जन से जब टीटी ने टिकट मांगा तो उन्होंने टिकट दिखाते हुए कहा कि वो डिफेंस में हैं। उनसे टीटी ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़कर मेरे पास आया। मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। टिकट दिखाते समय न जाने कैसे मेरे मुंह से निकल गया कि मैं भी इन्हीं के साथ हूँ। टीटी ने मुड़कर उन सज्जन की तरफ देखा। वे सज्जन कुछ न बोले, बस मुस्करा दिए। टीटी भी बिना कुछ कहे मुस्कराता हुआ आगे बढ़ गया। मेरी जान में जान आई। फिर हम लोगों ने बैग से चादर निकालकर वहीं फर्श पर बिछा ली और आराम से बैठे बैठे अपनी यात्रा पूरी की। खैर, ये सब बहुत पुरानी बातें हैं। ट्रेन यात्रा के कई मज़ेदार खट्टे मीठे अनुभव हैं। मौका मिला तो किसी दिन आपको अवश्य सुनाऊंगा। अभी तो फिलहाल उस घटना के बारे में सुनिए जो दिल्ली जाते समय हठात मेरे साथ घटी थी। अगर उस दिन वो घटना मेरे साथ न घटती तो शायद मुझे ये सब लिखने की जरूरत ही न पड़ती। उस दिन ट्रेन में रिजर्वेशन कराते समय रिजर्वेशन फॉर्म भी मैंने पहली बार ही भरा था। उसी दिन जाना था कि कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन का नंबर 4723 है और जब ये ट्रेन वापस दिल्ली से लौट कर आती है तो इसका नंबर बदलकर 4724 हो जाता है। फॉर्म में सबसे पहले यही लिखा था कि यदि आप डॉक्टर हैं तो कृपया संबंधित खाने में सही का निशान लगाएं ताकि आपात स्थिति में आपसे मदद ली जा सके। ये पढ़कर मेरा मन गर्व से भर उठा। फौरन संबंधित खाने पर सही का निशान लगाया, फिर अन्य कॉलम भरने लगा। मुझे याद है कि उस दिन रिजर्वेशन मिलने में बहुत कठिनाई आई थी। रेलवे में मेरे एक जान पहचान वाले थे, उन्हीं से कह सुनकर किसी तरह रिजर्वेशन मिल गया था। मैंने राहत की सांस ली थी। सचमुच मुझे लंबा सफर करना बेहद अखरता है, पर समाज में रहकर लोगों से मेल जोल तो रखना ही पड़ता है। एक दूसरे के यहाँ आना जाना भी पड़ता है, इसलिए न चाहते हुए भी यात्राएं तो करनी ही पड़ी हैं। आजकल जहाँ देखो भीड़ ही भीड़ दिखती है। स्टेशन पर आकर देखो तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया के लोग एक साथ सफर करने निकल पड़े हैं। हर जगह रेलमपेल मची हुई है। ऐसे में न जाने कितनी दुर्घटनाएं घट जाती हैं। ट्रेन दुर्घटनाओं की खबर अखबार में आती ही रहती है। आतंकवादी घटनाएं भी ऐसी ही भीड़ भाड़ वाली जगहों पर घटती हैं। आजकल तो कहीं भी जिंदगी सुरक्षित नहीं है। आखिरकार सरकार भी क्या करे। हर एक के पीछे तो पहरा लगाया नहीं जा सकता। हम लोग तो बस सरकार को ही कोसते रहते हैं। सारी जिम्मेदारी उसी पर डालकर बच निकलना चाहते हैं, जबकि हम सबका भी कर्तव्य है कि हमें खुद भी हर समय चौकन्ना रहना चाहिए। सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। पुलिस को सहयोग करना चाहिए। कानून की इज्जत करनी चाहिए। बिना वजह अफवाह नहीं उड़ानी चाहिए। यात्राएं भी तभी करनी चाहिए जब वाकई जरूरी हो। ट्रेन या बस में यात्रा करते समय भी सहज ही किसी पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। स्टेशन या डिब्बे में कोई भी संदिग्ध वस्तु देखते ही रेल प्रशासन या पुलिस को सूचना देनी चाहिए। खैर, निश्चित दिन मैं अपने सामान सहित स्टेशन पर कालिंदी की प्रतीक्षा में खड़ा था। दिसंबर का महीना था। सहालग के दिन चल रहे थे। ट्रेन 2 घंटे देर से आई। उसमें बहुत भीड़ भाड़ थी। जितने बैठे थे उससे कहीं अधिक लोग खड़े खड़े यात्रा कर रहे थे। सब एक दूसरे पर चढ़े जा रहे थे। सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था। लेकिन मुझे ये सब देखकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। मैं तो रिजर्वेशन वाले डिब्बे में घुसकर अपनी सीट पर जा बैठा। मेरे सामने की सीट पर एक लाला जी बैठे हुए थे। विशालकाय शरीर था उनका, बड़ी सी तोंद निकली हुई थी। अपनी सीट पर मजे से बैठे थे, पर वे थे बड़े ही मस्तमौला आदमी। हर किसी से घुल मिलकर बातें करने लगते और हर बात पर जोर जोर से ठहाके लगाते। वे जितने मस्तमौला थे उतने ही खाने पीने के शौकीन भी।
जिस किसी स्टेशन पर ट्रेन रुकती वे कुछ न कुछ खरीद कर खाते जरूर थे। हम सबको बताते भी जाते कि इस जगह की कौन सी चीज मशहूर है। हम सब यात्री उनकी बातों और आदतों का मजा ले रहे थे। मैं सोच रहा था कि हर सफर में यदि लाला जी जैसे लोग मिल जाएं, तो कहना ही क्या, सफर खूब आनंद पूर्वक कट जाए। तभी एटा आ गया। ट्रेन धीमी हुई और स्टेशन पर आकर खड़ी हो गई। कई मुसाफिर धक्का मुक्की करके जनरल डिब्बों में चढ़ने उतरने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग तो आराम से बैठे हुए थे, इसलिए हमें परेशान होने की जरूरत ही नहीं थी। मैं ये देखकर मुस्कुराया कि लाला जी इतनी भीड़ भाड़ में भी खिड़की से ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ क्या कुछ खाने पीने को मिल सकता है, पर भीड़ भाड़ में उन्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। लेकिन वे निराश होते इससे पहले ही दलिया पर समोसे रखकर एक लड़का खिड़की के पास से चिल्लाता हुआ गुजरा, गरम समोसे, गरम समोसे, 5 के 2, 5 के 2। लाला जी ने झट से उसे बुलाया। अरे ओ समोसे वाले, देना तो जरा 4 समोसे। कहते हुए उन्होंने 100 का नोट उसकी तरफ बढ़ा दिया। समोसे वाले ने एक लिफाफे में 4 समोसे डालकर उन्हें पकड़ा दिए। तब तक ट्रेन रेंगने लगी थी। जब तक वो पैसे निकालकर गिनकर लाला जी को देता, ट्रेन ने गति पकड़ ली। लाला जी हकबकाए से बार बार चिल्लाए जा रहे थे, अरे जल्दी कर भाई, जरा जल्दी। लेकिन तब तक ट्रेन बहुत आगे बढ़ चुकी थी। लड़का ट्रेन के साथ भागा भी, पर फिर भीड़ में कहीं खो गया। लाला जी का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। उनका मस्तमौलापन एकदम से गायब हो गया था। वे चिल्ला रहे थे, उसने जानबूझकर देर लगाई, अगर चाहता तो रुपए लौटा सकता था, बदमाश कहीं का। कहते हुए वे उसे गालियां देने लगे। मुझसे न रहा गया। मैंने कहा, लाला जी आप बेकार में ही इतना गुस्सा कर रहे हैं। बेचारा करता भी क्या, ट्रेन ने एकदम से स्पीड पकड़ ली थी। उसने तो भागकर पैसे देने की बहुत कोशिश की थी। मेरी बात से लाला जी और भी नाराज हो गए। नहीं साहब, आप इन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। ये लोग बड़े ही चालाक होते हैं, पूरे नाटकबाज। मैंने कहा, मैं तो वही कह रहा हूँ जो मैंने देखा। बच्चा ही तो था बेचारा, आपको पैसे लौटाने के चक्कर में क्या अपनी जान दे देता। लाला जी बोले, वाह साहब, आप भी उसी का पक्ष ले रहे हैं। आपके पैसे होते तब शायद आप ऐसा न कहते। अब तक अन्य लोग भी हमारी बातों में शामिल हो गए थे। डिब्बे के यात्री एक तरह से 2 भागों में बंट गए थे। कुछ समोसे वाले लड़के को दोषी बता रहे थे, तो कुछ उसे निर्दोष मान रहे थे। अच्छी खासी बहस छिड़ी हुई थी। कई यात्री अपने अपने अनुभव सुनाने लगे। सबको खूब मजा आ रहा था, बस लाला जी ही भनाए हुए बैठे थे। मुझसे उनकी उदासी देखी नहीं जा रही थी। अंत में मैंने कह ही दिया, लाला जी अब जो कुछ हुआ उसे भूल ही जाइए। समोसे ठंडे हो रहे हैं, खा लीजिए। लाला जी ने मेरी ओर व्यथित नजरों से देखा, तो मैंने आगे कहा, देखिए, किसी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन ईमानदार है और कौन नहीं। आपको जब सफर में खाने पीने का इतना ही शौक है, तो जेब में टूटे रुपए डालकर चला कीजिए। लाला जी ने न जाने क्या सोचकर मेरी बात पर सहमति से सिर हिलाया और फिर सब कुछ भूलकर चटकारे लेकर समोसे खाने लगे। अब तक रात काफी हो चली थी। डिब्बे के अधिकांश यात्री अपनी बर्थ पर कब्जा जमा कर सो गए थे या ऊँघ रहे थे। मैं भी अपनी बर्थ पर लेट गया था। मेरी आदत है कि मैं यात्रा के दौरान किसी भी तरह सो नहीं पाता हूँ। समोसे खाकर लाला जी भी लेटे लेटे कुछ सोच रहे थे। शायद उन्हें अपने रुपयों का अभी तक अफसोस था। ट्रेन निरंतर भागी जा रही थी। बीच बीच में स्टेशनों पर रुकती, सवारियां चढ़ती उतरती और ट्रेन फिर अपने गंतव्य की ओर चल पड़ती। ट्रेन ने शायद रुकना सीखा ही नहीं है। मुझे ट्रेन में बैठे बैठे बरसों पहले देखी दोस्त फिल्म का गाना बरबस ही याद आ रहा था। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही इसकी जिंदगी है, चलती ही जा रही है। मैं सोच ही रहा था कि ट्रेन हो या इंसान, जब तक वह चलता रहता है तभी तक उसका अस्तित्व है, कि हठात उसी समय एक घटना घट गई। ट्रेन उस समय अलीगढ़ स्टेशन छोड़कर रफ्तार पकड़ चुकी थी। अचानक टीटी के साथ एक सिपाही किसी को ढूंढता ढूंढता मेरी बर्थ तक आ पहुंचा और मेरी बर्थ का नंबर पढ़ने लगा। यकीन हो जाने पर वो बड़े ही अदब से बोला, सर क्या आप ही डॉक्टर राजीव गुप्ता हैं? टीटी के साथ एक सिपाही को अपनी तरफ मुखातिब होता देखकर मैं थोड़ा परेशान सा हो उठा था। थोड़ा सहम कर ही मैंने कहा, हाँ कहिए, मैं ही डॉक्टर राजीव गुप्ता हूँ। टीटी बोला, सर मैं आपको ही ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा, कहिए, और मैं जेब से अपनी टिकट निकालने लगा। मुझे टिकट निकालता देख टीटी ने कुछ संकोच से कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है सर। मेरा अचरज बढ़ता जा रहा था।
मैंने पूछा, तो फिर आपको किसकी जरूरत है? टिकट तो मेरे पास है ही। वो बोला, सर दरअसल मुझे आपकी मदद की जरूरत है। बर्थ नंबर 48 में एक सज्जन अचानक बहुत बीमार पड़ गए हैं। उन्हें चलकर देख लीजिए, उनकी पत्नी बेचारी बहुत रो रही है। आपको परेशानी तो होगी, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अब मुझे जाकर यह एहसास हुआ कि रिजर्वेशन फॉर्म में डॉक्टर लिखे होने के कारण ही ये लोग मेरे पास आए हैं। मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ। मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं, चलिए चलते हैं। इसमें परेशानी किस बात की? ये तो मेरा कर्तव्य है। और अपना सूटकेस उठाकर मैं उन लोगों के साथ चल पड़ा। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि तब मैं मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की पढ़ाई करके निकला ही था। अपने ही शहर के एक नर्सिंग होम में काम करके अनुभव प्राप्त कर रहा था। उस समय तक मैंने अपनी क्लिनिक खोलकर स्वतंत्र रूप से मरीजों को देखना शुरू भी नहीं किया था। सच तो ये था कि टीटी के साथ चलते हुए मैं सोच रहा था कि पता नहीं मरीज की हालत कैसी होगी और मैं उसे संभाल भी पाऊंगा या नहीं। चलते चलते हम तीनों बर्थ नंबर 48 तक पहुंचे। उस डिब्बे के सभी लोग जाग गए थे और मरीज को घेरे हुए खड़े थे। कुछ लोग अपनी अपनी राय भी दे रहे थे। मरीज एक 27 साल का युवक था। वो अपना सीना दबाए हथप्रभ सा नीचे की बर्थ पर लेटा था। दिसंबर के महीने में भी उसका चेहरा पसीने से तरबतर हो रहा था। उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। उसका चेहरा सफ़ेद हो गया था और लगता था कि बस अब प्राण निकलने ही वाले हैं। सचमुच ही वो बहुत तकलीफ में था। उसकी बेहद सुंदर पत्नी की उम्र भी लगभग 25 साल की होगी। अपने पति की ऐसी हालत देखकर उस बेचारी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया था। बेचारी कभी पति का सीना रगड़ती तो कभी हाथ पैर। यात्रा करते समय वो इतनी बड़ी परेशानी में फंस जाएगी, ऐसा उसने कब सोचा था। हठात ये जानकर कि मैं एक डॉक्टर हूँ, वो मुझसे लिपट सी गई और रोते रोते बोली, भैया किसी तरह इन्हें बचा लीजिए, मैं आपके पांव पड़ती हूँ। उन दोनों की ऐसी हालत देखकर मेरे मन में न जाने कैसी करुणा उमड़ रही थी। मैंने मन ही मन भगवान को याद करके कहा, हे भगवान, आज मेरी परीक्षा की घड़ी है, आप ही संभालना सब कुछ। मैंने उसे सांत्वना देते हुए कहा, घबराओ मत बहन, मैं देखता हूँ। फिर मैंने उसके चारों तरफ लगी भीड़ को हटाया और अपना सूटकेस खोलकर उसमें से अपना इमरजेंसी दवाइयों वाला छोटा सा बैग निकाला। उन दिनों और आज भी मैं हमेशा अपने साथ यात्रा करते समय एक छोटा सा इमरजेंसी दवाइयों वाला बैग लेकर जरूर चलता हूँ। पता नहीं कब इसकी जरूरत पड़ जाए। ये संयोग ही था कि उन दिनों मैं जिस नर्सिंग होम में काम कर रहा था, वहाँ हृदय रोग से पीड़ित मरीज बहुत आते थे, क्योंकि उसके मुख्य चिकित्सक हृदय रोग विशेषज्ञ थे। इसलिए इस बारे में मेरा ज्ञान भी काफी अच्छा हो गया था। मैं उसे देखते ही समझ गया कि इसे एंजाइना है। मैंने तुरंत बैग से आइसोसोर्बाइड की एक छोटी सी गोली निकाली और उसकी जीभ के नीचे रख दी। 2 ही मिनट में उसे राहत मिलने लगी और लगभग 15 मिनट में वो स्वयं को स्वस्थ अनुभव करने लगा। वो मुस्कुराया और उसने मुझे धन्यवाद दिया। वो एक बहुत बड़ी मुसीबत से बाहर निकल आया था। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया। उसने इतने सारे अजनबियों के बीच मेरी इज्जत रख ली थी और एक व्यक्ति को मरने से बचा लिया था। भावातिरेक में वो लड़की मेरा हाथ पकड़कर रोए जा रही थी और रुंधे गले से बार बार धन्यवाद दे रही थी। फिर तो उसने मुझे वहां से जाने ही नहीं दिया, आग्रह करके वहीं बिठाए रखा। उसे शायद डर था कि कहीं उसके पति की तबीयत फिर से न बिगड़ जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैंने उसे सलाह भी दी कि यदि अब भी कोई परेशानी हो तो किसी स्टेशन पर उतरकर किसी नर्सिंग होम में इन्हें एडमिट करा दे। मैं खुद आप लोगों के साथ चलूंगा, पर उसने इनकार कर दिया। वो अब स्वयं को पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर रहा था। हम लोग आपस में बातचीत करने लगे। उसका नाम राजेश था। वो एटा से अपने चचेरे भाई की शादी अटेंड करके लौट रहा था। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उस समय मोबाइल फोन की सुविधा नहीं थी। एक बुजुर्ग सज्जन किसी स्टेशन पर उतर रहे थे। उस लड़की ने उन्हीं को 50 रुपये और कागज पर एक फ़ोन नंबर नोट करके देते हुए कहा था, अंकल प्लीज़ आप किसी टेलीफोन बूथ से इस नंबर पर फ़ोन करके मेरे घर वालों को सूचित कर दीजिएगा कि वे दिल्ली स्टेशन पर मुझे मिल जाएं। हालांकि उन सज्जन ने रुपए लेने से मना भी किया, पर वह न मानी। गाड़ी सुबह लगभग 5 बजे दिल्ली स्टेशन पहुंच गई थी। उन सज्जन ने उसके घर पर सूचना दे दी थी, इसलिए उसके ससुर व देवर स्टेशन पर अपनी गाड़ी लेकर चिंतित से खड़े थे। पर अपने लड़के को सकुशल देखकर उन्हें बड़ी तसल्ली हुई। अभी हम लोग खड़े आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि न जाने कहां से मुकेश भी आ पहुंचा। आते ही बोला, क्या बात है मीनाक्षी, राजेश जी ठीक ठाक तो हैं? राजेश बोला, हाँ भाई साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
फिर मुझे इंगित करते हुए बोला, इन्हीं भाई साहब ने ऐन मौके पर आकर मेरी जान बचाई, नहीं तो आज न जाने क्या अनर्थ हो जाता। अब मुकेश ने मेरी तरफ ध्यान दिया, मेरा हाथ पकड़कर बोला, यह मेरी बहन मीनाक्षी और बहनोई राजेश जी हैं। इसकी शादी यही दिल्ली में ही तो हुई है। तुम किसी वजह से इसकी शादी में आ नहीं पाए थे, पर कैसा संयोग है कि आज समय पर पहुंचकर तुमने इसकी मदद की। हम सभी इस संयोग पर हैरान हो रहे थे। उस दिन से मीनाक्षी ने दिल से यह मान लिया कि उसके एक नहीं 2 भाई हैं। वो कई दिनों तक अपने सभी जान पहचान वालों से मेरा गुणगान करती रही। वो अपने हर पत्र में भी बड़े ही भावुक होकर मेरा आभार जताती। आखिर एक दिन मुझे उसे डांटना ही पड़ा कि अब वो मेरा गुणगान करना बंद भी करे। मैंने कोई ऐसा महान काम तो किया नहीं है कि मेरी इतनी तारीफ की जाए। हर डॉक्टर का फर्ज अपने रोगी की जान बचाना होता है। इसके बाद हर खास अवसर पर मीनाक्षी कभी मुकेश तो कभी अपने पति राजेश के साथ मेरे यहाँ पूरे अधिकार से आई। हर काम काज में पूरे अपनेपन और उत्साह से हिस्सा लिया और जो कुछ भी मैंने उसे दिया उसे लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस गई। मुझे हर खास अवसर पर उसे बुलाना ही पड़ता था, न बुलाऊं तो वो बुरा मान जाती। फौरन ही शिकायत करने लगती, जब आपने दीदी को बुलाया तो मुझे क्यों नहीं। जब मैंने अपनी शादी का कार्ड मुकेश को दिया था तो उसका फोन आया था, छोटी को भी एक कार्ड डाल देना यार, बहुत खुश हो जाएगी वो तो तुम्हारी शादी में आने के लिए तैयार बैठी है। कार्ड नहीं भेजा तो बहुत नाराज हो जाएगी, तुझसे फौरन लड़ने चली आएगी। खैर, मीनाक्षी को भी मैंने अपनी शादी का कार्ड भेजा। मुकेश से उसका फोन नंबर लेकर उसे फोन भी किया। वो खुशी खुशी आए भी। तब वो पहली बार ही मेरे घर आई थी। आते ही सबसे ऐसे घुल मिल गई जैसे इसी घर की बेटी हो। मेरे बच्चे तो बहुत बड़े होने तक भी उसे अपनी सगी बुआ ही समझते रहे। वो कई बार उन्हें अपने साथ दिल्ली अपने घर भी ले गई। बच्चे कई दिनों तक उसके पास खुशी खुशी रहे। जब भी लौटे तो कीमती उपहारों से लदे फदे। मैंने जब भी उसे इसके लिए मना किया वो नाराज हो गई। वो बड़े घर की बेटी थी और उससे भी बड़े घर की बहू। मैं भला उसे क्या दे पाता, लेकिन फिर भी जब भी मैंने उसे कुछ दिया उसने बहुत ही खुशी से स्वीकार किया। बच्चों को भी जब बड़े होकर मालूम पड़ा कि मीनाक्षी उनकी सगी बुआ नहीं है तो उन्हें बहुत ही हैरानी हुई। वे बार बार रेल में घटी उस घटना को सुनते और उसका अपनी ही तरह से विश्लेषण करते रहते। मैंने भी इस घटना के बाद अब तक न जाने कितने मरीजों को देखा होगा। रात बेरात समय पर पहुंचकर न जाने कितने रोगियों की जान भी बचाई होगी। लोग मुझे मानते भी बहुत हैं, यथोचित सम्मान भी करते हैं, पर जिस तरह से मीनाक्षी ने मेरे उपकार का मान रखा और अपने स्नेह से मुझे उपकृत किया, शायद किसी ने भी नहीं। मैं तो इस स्नेहपूर्ण रिश्ते को अपनी उस रेल यात्रा की सौगात ही मानता हूँ।